हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेकंड एपिसोड ऑफ सक्सेस स्टोरीज। आज के एपिसोड में मेरे साथ है IIM रांची ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएशन रादर बोलना चाहिए, अक्षय टोपले। अक्षय ने अपना MBA IIM रांची से कंप्लीट किया है ईयर 22-24। देन ऑन ही वर्कड इन दी कंपनी एटमबर्ग, जो पंखे लाइट बनाती है। आपने एडवर्टीजमेंट देखा होगा, रिसेंट क्रिकेट मैचेस में काफ़ी आते थे। और अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट जॉब में स्विच कर रहे हैं आफ्टर MBA। जी हाँ, MBA के बाद भी गवर्नमेंट जॉब्स में कुछ स्पेशलिस्ट पोजीशंस रहती है जिसमें अक्षय शिफ्ट कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आज जानने वाले हैं। इनकी IIM रांची में स्टिंट कैसी रही, सेल्स एंड मार्केटिंग का जॉब कैसा रहा, एंड ऑफ कोर्स ये PSU में या गवर्नमेंट जॉब में क्यों वापस जा रहे हैं। तो शुरुआत करते। वेलकम अक्षय, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम। थैंक यू सर। सो सर अक्षय, तो अपन चालू करते हैं। मैं पहले तुमसे पूछूंगा कि ये जो अभी तुम्हारे लाइफ का जो ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, एटमबर्ग पे हम बाद में आएंगे। तुम एक ये गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हो। बहुत से बच्चों को गवर्नमेंट जॉब में जाना होता है, बैंकिंग, SSC, तो दे राइट दी एग्जाम। और तुम MBA करने के बाद, MBA करने के लिए 20 लाख 25 लाख रुपए खर्च किए होगे, और कोई ये सोचता है कि मैं मल्टीनेशनल में जाऊंगा। ये क्या जर्नी है, इसके पीछे का लॉजिक मुझे बताओ। सर, जब 2019 में मैं पास आउट हुआ था, अपना ग्रेजुएशन किया था NIT रायपुर से, उस टाइम कहीं ना कहीं मेरे माइंड में एक चीज़ आ रही थी कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, पर कैसे जाना है उस टाइम वो क्लियरिटी नहीं था। उस टाइम ये भी सोचा था कि MBA भी करना है, तो दोनों चीज़ मेरे माइंड में थी। तो फिर मैंने SSC की प्रिपरेशन भी करी। उस टाइम भी मैं जॉब करता था ग्रेजुएशन के टाइम में, कैपजेमिनी में। उस टाइम भी मैं प्रिपरेशन कर रहा था और मेरा सिलेक्शन भी हुआ। बट उस टाइम एक ऐसी चीज़ हो गई कि मेरा MBA भी निकल गया, तो मैंने ऑब्वियसली PG को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हुए IIM रांची को ज्वाइन कर लिया। और IIM रांची में मैंने इतने अच्छे क्राउड से इंटरेक्ट किया, तो ऑब्वियसली आप जब इतनी अच्छी कॉलेज में जाते हो और इतने अच्छे अच्छे लोग आते हैं डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड से, तो आप बहुत कुछ सीखते हो। तो मुझे मन तो था कि सेल्स और मार्केटिंग में एक बार काम करके भी देखना है। गवर्नमेंट जॉब वाला सीन तो मेरे बैक ऑफ द माइंड में था, बट इसको कैसे मैं छोड़ूं, इस अपॉर्चुनिटी को। तो बस वहाँ पे मार्केटिंग अच्छी लग गई। अब सोचा जो भी है सब मार्केटिंग ही है। फिर मार्केटिंग करते करते ये भी समझ में आ गया कि मार्केटिंग में हम गवर्नमेंट जॉब भी ले सकते हैं। तो अच्छा, मेरे दोनों प्रायोरिटी फुलफिल हो रही है, तो बस मैं तो मार्केटिंग में गवर्नमेंट जॉब भी ले सकते हैं। तो तुम गवर्नमेंट जॉब जो ले रहे हो, ये पंजाब नेशनल बैंक में तुमने बताया एज ए स्पेशलिस्ट ऑफिसर। तो ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर का मतलब क्या है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का, और क्या रिक्वायरमेंट है इसके लिए? सर, यूजुअली जब भी हम बैंक को देखते हैं तो हमें बस PO या क्लैरिकल ही याद आता है। बिल्कुल। बट यहाँ पे एक SO करके पोजीशन होती है जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केटिंग में हो गई, फाइनेंस में हो गई, HR में हो गई, एग्रीकल्चर में हो गई। मतलब आपको जो अच्छा लग रहा है उसमें भी आपकी पोजीशंस डिफाइंड है। तो ये मुझे भी नहीं पता था। तो फिर मुझे, जब मैं अपना कॉलेज कंप्लीट किया, तो मैंने गलती से, जब मैं एटमबर्ग में अपने पंखे बेच रहा था, तो मुझे एक भैया से इंटरेक्शन हुआ मेरा, और वो मार्केटिंग ऑफिसर निकल गए। तो मुझे वहाँ से इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि अरे ये कौन सी पोजीशन है जो आई है। तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा रिसर्च किया। फिर इसमें मैंने देखा कि जो जॉब मैं यहाँ एटमबर्ग में कर रहा हूँ, सेम मुझे फाइनेंशियल सेक्टर में यही जॉब करनी है। सेम पोजीशन और सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी, और पे स्केल भी काफ़ी, अलाउंसेस भी काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो ये जो एक परसेप्शन था कि मैं लोन कैसे पे करूँगा अगर मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊँगा, तो वो भी मेरा दूर हो गया, वो भी हट गया। सो मैंने बस SO की एग्जाम दिया और फाइनली मैं ग्रेट। तो SO की एग्जाम कोई भी दे सकता है या MBA होना जरूरी है? जिस पोजीशन के लिए आप जा रहे हो, इसमें MBA होना मस्ट है, क्योंकि ये मैंने मार्केटिंग सेगमेंट में दिया, तो MBA इन मार्केटिंग इसमें 2 years का मस्ट है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे भी नहीं पता थी, और जैसे अक्षय ने बोला उसे भी थोड़े दिन पहले पता चली, ये ध्यान दें, गवर्नमेंट जॉब्स में कुछ पोजीशंस ऐसी है जो स्पेसिफिकली MBA को देख रहे हैं। अक्षय को जैसे ही पता चला, उसका मार्केटिंग सेल्स इंटरेस्ट एरिया था, उसने अप्लाई किया, उसका सिलेक्शन हो गया। इंपॉर्टेंट बात जो इसने बताई कि पैकेज और कॉम्पेंसेशन, रेम्यूनरेशन इक्विवेलेंट टू प्राइवेट सेक्टर ही है। तो जो एक दिमाग में ये आता है कि हमने इतना लोन लिया है, तो गवर्नमेंट जॉब जो यूजुअली हमें ऐसा लगता है कि उतना पे नहीं है, यहाँ पर पे अच्छी है। तो दैट इज सच अ ग्रेट इनसाइट फॉर सेवरल पीपल, बिकॉज काफ़ी सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं। तो अक्षय, बात करते हैं इस चीज़ की कि तुम्हारा सेल्स एंड मार्केटिंग में इंटरेस्ट आया।
भिलाई में खासकर, और मुझे वो लगता है टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में सेल्स एंड मार्केटिंग को बड़ा ऐसा देखा जाता है कि मतलब बोलना चाहिए कि नीचे निगाहों से देखा जाता है, अरे ये तो अपनी मार्केटिंग कर रहा है। जबकि समझने वाली बात तो मेरे हिसाब से ये है कि दुनिया में कोई भी जॉब हो उसमें मार्केटिंग ज़रूरी है। अगर आप कंपनी में भी जॉब कर रहे हो तो आपको अपने आप को मार्केट तो करना ही पड़ेगा। तो आई डोंट नो व्हाई ये मार्केटिंग को लेकर के थोड़ा सा नीचा समझा जाता है और सेल्स के काम को तो ऐसा समझा जाता है कि अरे वो तो सेल्स कर रहा है। तो इसमें तुम्हारी क्या ओपिनियन है? क्या तुम्हें भी कभी ये सुनना पड़ा या कैसा रहा? एंड व्हाट हैज बीन योर एक्सपीरियंस इन दिस प्रोफेशन ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग? फर्स्ट ईयर में था, इंटर्नशिप के लिए भी मैं अप्लाई कर रहा था, तो भी मेरा डिफाइन था कि मुझे सेल्स एंड मार्केटिंग में ही जाना है, ये पहले से था। बट घर वाले ये कहने लगे यार तू तो घर घर जाके बेचेगा डब्बे पेंट के, तो वो जो उनका परसेप्शन था वो काफ़ी मतलब मुझे बुरा हिट करता था। बट मुझे कहीं ना कहीं ये पता था कि आप कुछ भी काम कर रहे हो, बचपन से लेके आज तक हमने क्या किया है, सेल्स ही किया है, हम अपने आप को बेच रहे हैं। बिल्कुल। तो वो तो ऑब्वियसली कितनी अच्छी चीज़ है। और जब तक अगर आप बेचोगे नहीं खुद को, तब तक आप अपना खुद का बिजनेस भी, बहुत सारे लोग यहाँ पे करना चाहते होंगे, कैसे खड़ा करोगे? हम कोचिंग आ रहे हैं, आप भी वही कर रहे हो, मैं भी वही कर रहा हूँ, सब वही कर रहे हैं, सब वही कर रहे हैं। बट लोग कहना नहीं चाहते कि हम सेल्स कर रहे हैं। लोगों को काफ़ी बुरा लगता है कि हम कैसे घर घर जाएं, कैसे करें। बट मुझे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग घर घर जाने वाली बात तो क्या है, मेरे ख्याल से वो पुराने समय की बात है ना, तो उसको वो रिलेट करके पकड़ लिया। हर प्रोफेशन में कुछ ना कुछ बुरी चीजें रहती है। अब जैसे बैंक में तुम जा रहे हो तो मैं ये थोड़ी ना कहूंगा कि तुम पैसे को हाथ से गिन रहे हो, वो वाला काम कर रहे हो, मुनीमगिरी कर रहे हो, तो वो तो पुराने समय की बात है। सेल्स एंड मार्केटिंग तो बहुत कुछ इवॉल्व हो गया है। तो एक बात बताओ, जब MBA करके कोई सेल्स एंड मार्केटिंग के रोल में आता है तो वो किस तरीके का काम उसे करना पड़ता है? तुमने एटमबर्ग में कितने 2 साल काम किए, शायद 14 मंथ्स तक, 14 मंथ्स काम किए। तो तुम्हारा किस तरीके का काम था? क्या तुम्हें घर घर जाना पड़ता था पंखे बेचने के लिए? तुम्हारे अंडर टीम थी? थोड़ा सा बताओ अपने काम के बारे में। तो मेरा काम काफ़ी इवॉल्व हुआ है, मैंने हर काम किया है एटमबर्ग में। तो हम लोग के यहाँ पे स्टिंट्स होती थी, है ना, तो स्टिंट्स के बेसिस पे ये जजमेंट दिया जाता था कि आप इस एरिया को संभाल सकते हो कि नहीं संभाल सकते हो। तो स्टार्टिंग की जो स्टिंट थी मेरी, वो कोल्हापुर से चालू हुई थी। बहुत एक छोटा सा एरिया था और मेरे पास कुछ करीबन 100 रिटेलर्स थे जो मुझे देखने थे। तो पहली स्टिंट थी वो मेरी। ये देखने का मतलब क्या होता है? देखने का मतलब मुझे वहाँ से बिजनेस लाना है, बिजनेस एक्सट्रैक्ट, मतलब आप रिटेलर्स के पास जाकर के अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता था और मैं बिजनेस भी उनसे लाता था। ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली वो इम्पोर्टेंट पैरामीटर था। बट उसके अलावा भी काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं कि आप रिलेशनशिप कैसा बिल्ड करते हो, या पहले वो बिजनेस क्या कर रहा है, आप क्या आने के बाद क्या इम्पैक्ट कर रहे हो। और खासतौर पर वो भी डिफाइन होता है, जैसे पहले लोग 2000 के पंखे बेच रहे हैं, अगर मेरे आने से वो भले ही 2000 के पंखे नहीं ले रहा है, बट अगर मैं उसे 10,000 के पंखे दे पा रहा हूँ तो मैंने अपने उस SKU का वैल्यू बढ़ा दिया है। तो वो सब बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं इसका। ये सिर्फ मतलब नहीं कि आप वॉल्यूम में ही ध्यान देंगे, आपकी क्वांटिटी के अलावा आपकी क्वालिटी में भी ध्यान दिया जाता है कि आप कैसे अपने बिजनेस या SKUs को बढ़ा रहे हो। तो वो मेरे लिए फर्स्ट था और मेरे लिए भी नया स्टेप था, क्योंकि मैंने ऐसा कभी पहले नहीं किया था। बट कोल्हापुर में मैंने into 3x ग्रोथ करी, तो उसके बाद मुझे इन्होंने पूरा नॉर्थ एरिया दे दिया। मतलब ऐसा यूजुअली होता नहीं था, बट मुझे पूरा नॉर्थ एरिया जब दिया तो मेरे अंडर 60 लोगों की टीम आ गई। ये 6 मंथ्स के बाद हुआ। तो मेरे अंडर पूरी 60 लोग की टीम थी, जिसमें मैं पूरा यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड और दिल्ली का, पूरा दिल्ली में दिखता था, कुछ पार्ट्स में दिखता था। बट तुम तो छत्तीसगढ़ से रह के काम करते थे। वर्क फ्रॉम होम था तुम्हारा? नहीं, वर्क फ्रॉम होम नहीं था। मैं पूरा ट्रैवल करता था। अच्छा, ट्रैवल करते थे। पूरा ट्रैवल करता था। सेल्स के काम में तो ट्रैवल ऑब्वियसली वो तो बिल्कुल, वो तो इंटीग्रल पार्ट है हमारा। तो मेरे पास 60 लोग की टीम थी। तो अब यहाँ पे मेरा रोल ना काफ़ी चेंज हो गया था, क्योंकि अब फर्स्ट वाली स्प्रिंट में मैं खुद देख रहा था, 100 रिटेलर थे मेरे पास, जो कि थोड़ा आसान होता है। बट जब आपके पास टीम आ जाती है तो पूरी डायनेमिक्स चेंज हो जाती है, क्योंकि आपको अब बिजनेस आपको उनसे एक्सट्रैक्ट करवाना है, अब मुझे टीम से काम करवाना है। तो ये जो चीज़ था काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था और बहुत मज़ा आया मुझे ये काम करने में। अब 60 लोग की टीम में हर एक एरिया में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हर दिन आती है। आप उसे कैसे सॉल्व करते हो, वो आपकी लीडरशिप क्वालिटी को बताती है कि आप कैसे आप निकल पाते हो। तो बहुत मज़ा आता है। मैं तो कहूँगा कि आप सभी को ये रोल, सेल्स के काम में अच्छा करने के लिए मेरे ख्याल से ट्रैवल भी पसंद होना चाहिए। हाँ, ऑब्वियसली, ये आप इतनी जगह ट्रैवल करते हो, नए लोगों से मिलते हो, बहुत इम्पोर्टेंट।
तो ये जिसको ट्रैवल अच्छा लगता है, इट्स अ गुड चॉइस फॉर देम, बहुत ज़्यादा अच्छी। बिकॉज आप कंपनी के पैसों में पूरी इंडिया में घूम रहे हो, ऑफकोर्स आप काम के सिलसिले में घूम रहे हो, बट आपके पास बाकी टाइम जो बचता है शाम का समय या संडे है कभी, तो जगह को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। बहुत अच्छे से। मुझे तो शुरू में बहुत मजा भी ऐसा लगा कि वाह क्या जॉब है, मतलब हमें घूमने के पैसे मिल रहे हैं, लेकिन मजा भी आता है, मजा भी आ रहा है, सब यंगस्टर्स को मजा आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो अब तुम्हारा, हम आईएम रांची के स्टिंट के बारे में बात करते हैं, जो 2 साल तुमने पढ़ाई की, उसके पहले तुमने एनआईटी से इंजीनियरिंग किया जैसे तुमने बताया। इंजीनियरिंग के बाद आई थिंक तुमने वर्कएक्स भी लिया है। हाँ लिया, कैपजेमिनी में था। कैपजेमिनी में वर्कएक्स लिया है, सॉफ्टवेयर। कितने समय के लिए लिया है वो? 18 मंथ्स के आसपास। 18 मंथ्स के आसपास। तो एक तो लोगों को ये लगता है कि वर्कएक्स जरूरी है। तुम्हारे आईएम रांची के बैच में कितने % वर्कएक्स वाले और कितने % फ्रेशर्स? हमारे टाइम में 55% फ्रेशर्स थे। हाँ। और 45 वर्कएक्स वाले थे। 55% फ्रेशर्स और 45 वर्कएक्स वाले। क्या वर्कएक्स का कहाँ पर एडवांटेज होता है एमबीए कॉलेज में? वर्कएक्स का एडवांटेज सिर्फ और सिर्फ कंसल्टिंग फर्म में आप कह सकते हो थोड़ा एडवांटेज उनको मिल जाता है इनिशियल शॉर्टलिस्टिंग में, वो भी 100% नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे फेयर एडवांटेज दोनों को मिलता है। मुझे अपने एमबीए के समय से याद है कि एक एडवांटेज शायद वर्कएक्स वालों को ये भी हो सकता है कि क्लास पार्टिसिपेशन के समय, केस स्टडीज के समय उनके जवाब थोड़े ज्यादा मैच्योर होंगे, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। प्लेसमेंट के समय तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी नहीं होता है ऐसा एडवांटेज, जो लोगों को लगता है कि उसका कुछ एडवांटेज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल नहीं था। ठीक, तो आईएम की स्टिंट के बारे में बताओ, कैसा रहा आईएम रांची में तुम्हारा 2 साल? आईएम रांची में तो बहुत अच्छे, मतलब जिंदगी के 2 साल हमेशा याद रहेंगे, और वो एक्सपीरियंस मतलब इतना अच्छा था कि उसने मेरी पूरी पर्सनालिटी को चेंज कर दिया। शुरू में जब इंजीनियरिंग करा तो इंसान आलसी हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करने लगता है चीज़ों को, बट जब आईएम में गए तो समझ में आया कि यहाँ ये सब नहीं चलता। यहाँ हर दिन ऐसा लगता है कि कुछ तो एक रेस चल रही है, रात रात भर जग भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, मस्ती भी कर रहे हैं, पर एक कुछ तो अलग है। और यहाँ इतना ऐसा लगता है आप हर टाइम एक कंपटीशन में घिरे हुए हो और आपको हर टाइम परफॉर्म करना है, हर मोमेंट में आपको परफॉर्म करना है, वरना आप अकेड्स में, एक टाइम अकेड्स आता है तुरंत प्लेसमेंट चालू हो जाती है, रिज्यूमे बनाना चालू हो जाता है, सीनियर्स का मार अलग होता है, इतना कुछ एक साथ चल रहा होता है कि आप कैसे सीनियर्स का मार अलग होता है, मतलब इसका बच्चे कुछ और मीनिंग ना निकाल ले रहे हैं। नहीं वैसा नहीं होता, मतलब साइड बाय साइड आपका कमिटीज का भी सिलेक्शन कमिटीज का, बट इट इज ऑलवेज फॉर गुड इंटेंशन। सीवी के लिए बुलाते हैं आपको, जीडी के लिए बुलाते हैं, कमिटीज के लिए बुलाते हैं, तो वो प्रेशर तो रहता है, बहुत प्रेशर होता है। मतलब रात 2-3 बज जाते हैं, फिर सुबह आप 6 बजे उठ भी जा रहे हो, मतलब वो जो सीन रहता है सुन के अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट मजा आता है। नहीं, वो लाइफ का अपना अलग मजा है। कोई अगर 2 साल वहां के जी गया, और खासकर जो प्लेसमेंट प्रोसेस होता है उसको जी गया, तो मेरे ख्याल से काफी सारी कठिन चीजों को लाइफ में हम सह सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। एक ना बच्चों के दिमाग में बहुत अक्षय ये क्वेश्चन रहता है कि आईएम्स की फीस, थोड़ा सेंसिटिव इशू है कि 20 लाख 22 लाख अभी फीस है। प्लेसमेंट भी मेरे ख्याल से सभी कॉलेजेस 20 लाख प्लस का एवरेज दे रहे हैं। तुम जब एक ऑब्जेक्टिव वे में इसकी एनालिसिस करो कि इतनी फीस वर्सेस इतना प्लेसमेंट वर्सेस जो लर्निंग तुमको मिली है, तो क्या तुम्हें लगता है ये फीस जस्टिफाइड है? और हाँ, पहले इस चीज़ पे आते हैं, फिर मैं दूसरा सवाल इससे कनेक्टेड पूछूंगा। तो जो फीस है, हाँ मैं भी पहले ये सोचता था कि फ़ीस कुछ ज़्यादा ही है, बट अगर आप लॉन्ग रन में देखोगे अपने करियर को, या जहाँ मैं काम करता था वहाँ के जो लोग हैं, जो जिस पोजीशन में उन लोग थे, जो पूरे मार्केटिंग हेड थे हमारे, जितने भी लोगों को देखा, उनके प्रोफाइल अगर मैं देखूं तो उनकी प्रोफाइल में मैंने एक ही चीज़ देखी कि आईएम जो चीज़ था वो तो कॉमन दिखा मुझे, चाहे वो कोई भी हो, एबीसी, चाहे रांची हो, चाहे उदयपुर, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो है कि अगर आप अपने करियर को लॉन्ग रन में देख रहे हो तो ऑब्वियसली वो जो टैग है, आईएम का टैग, वो बहुत मैटर करता है। और मैंने वहाँ सुना भी कि जब हम एमटीज सारे थे तो कुछ नॉन आईएम्स के भी एमटीज थे और हम लोग भी थे, और जो रोल्स हमें मिले और जो उनको मिले उसमें डिफरेंस था। व्हाट अबाउट द फैकल्टीज? मतलब ये जो काफ़ी फीस जो ली जाती है, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि फैकल्टीज जो होते हैं वो हाई क्वालिटी होते हैं, तो डेफिनेटली आपको अच्छे लोग पढ़ाने के लिए चाहिए, तो यू हैव टू पे देम वेल। काफ़ी हाई क्वालिटी की फैकल्टी होती है हमारे यहाँ पे। तो मतलब एक IMC के फैकल्टी थे, उनका एक्सपीरियंस, वो उन्होंने 20 साल काम किया है सेल्स एंड मार्केटिंग में, वो हेड थे इमामी वगैरह में उन्होंने काम किया था, और उनका बोलने का तरीका, उनका पढ़ाने का तरीका, उनका नॉलेज इतना, डेफिनेटली अब कोई इंसान जो 20 साल काम कर चुका है वो कहीं जाके पढ़ा रहा है, तो उसे एक मिनिमम एक्सपेक्टेशन तो रहेगा ही रहेगा, ऑब्वियसली वो रहेगा ही। तो
ये काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में रहता है कि इनकी फीस ज़्यादा है बट वो रिटर्न, मैं वही समझना चाह रहा था कि देखो मैं वो चीज़ कहूँगा तो वो एक अलग वो होता है, बट एक स्टूडेंट, इसलिए मैंने पूछा ऑब्जेक्टिवली क्या वो लर्निंग उतनी मिल पाती है और आपको डायरेक्शन मिल पाता है? उससे ज़्यादा ही मिलेगा, उससे ज़्यादा ही मिलता है। ठीक है अक्षय, फाइनल क्वेश्चन अब जो इस बार मैं इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करता हूँ हालांकि, बट जो लोग एमबीए के लिए सोच रहे हैं और कैट तो सिर्फ एक पड़ाव है, मतलब जब कैट की तैयारी कर रहे होते हैं तो मुझे पता है कि हर स्टूडेंट को लगता है कि यही मेन है, बट वंस यू हैव लिव्ड दैट लाइफ, 2 साल निकल जाता है तो फिर रियलाइज होता है कैट तो एक छोटा सा पार्ट था। तो क्या मैसेज उन लोगों को देना चाहोगे जो इस बार कैट की एग्जाम दे रहे हैं या फिर आगे जाकर के एमबीए एज अ करियर बनाना चाह रहे हैं? कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उनके लिए अगर बताना चाहो। मैं तो बस यही बोलूँगा कि आप प्रेजेंट में जियो और प्रोसेस में ज़्यादा ध्यान दो, रिजल्ट्स का ज़्यादा टेंशन मत लो। आप लोग मॉक टेस्ट जो है वो करो, अच्छे से उसको एनालाइज करो। अभी बस प्रेजेंट के बारे में सोचो। आपको पता है कि आपको एक अच्छे बी स्कूल में जाना है, तो ये मत सोचो कि हमारा ग्रेजुएशन में क्या था, हमारा 10-12 में क्या था, उसको छोड़ दो। आप बस परसेंटाइल हमें लाना है और आप परसेंटाइल में ध्यान दो। इंटरव्यू की तैयारी करेंगे हम, उसके बाद जो हमें मिले, जो बेस्ट हमें मिल सकता है, आप उसमें जाओ। बहुत ही बढ़िया और स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल वे। अक्षय, इससे कनेक्टेड अब एक चीज़ और मेरे दिमाग में आ रही है। मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इतना कंफ्यूज्ड देखा है, वो मुझे कंफ्यूज लगते हैं, मे बी वो सही हो, मैं उन्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। इंटर्नशिप्स और मतलब सर्टिफिकेट, क्या इनकी क्या वैल्यू रहती है? कोई वैल्यू नहीं रहती वहाँ पे, क्योंकि जब मैं SIPs में बैठ रहा था, हम लोग भी देखा मैंने कि लोग लिंक्डइन के कुछ भी उटपटांग सर्टिफिकेट 5 लगा रहे हैं, वहाँ से उन्होंने कुछ मैटर नहीं करता, वो सब कुछ मैटर नहीं करता। आपका लाइफ को देखने का नज़रिया क्या है, आप जैसे हो, जो आप ट्रू हो वही दिखाओ और आपका सिलेक्शन वैसे ही होगा। कोई मैटर, उनको भी पता होता है कि आप फेक कर रहे हो वहाँ पे, है ना। तो फेक नहीं कर रहे हैं हम जैसे हम वैसे ही जाएंगे, हमें अपने आप को ऐसे ही करना है, भाई हम ऐसे ही हैं, वैसे ही दिखाओ। आप कुछ फेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इस पे ना लगे रहे। बेटर है अपनी पर्सनैलिटी पे ज़्यादा ध्यान दें, उसको इम्प्रूव करें, वो सॉर्ट करें पहले। बहुत बढ़िया। सो काफ़ी सारी इंसाइट्स मिली और एक कन्वर्सेशन के मोड में काफ़ी सारी लर्निंग्स भी सबके लिए आई एम श्योर अक्षय तुमने दी है। सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम एंड वी रियली विश यू ऑल द बेस्ट इन योर न्यू पोजीशन। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा करो वहाँ पर। इससे खुशी की बात कुछ भी नहीं कि जो तुमने 6 साल 7 साल पहले सोचा था वो दोनों चीज़ें एक साथ आ गई है। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन या अट्रैक्शन बोलिए, जो भी बोलिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।